ईशान, आपके लिए आइडियाज़ ऑफ इंडिया क्या है? सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है जब मैं आइडियाज़ ऑफ इंडिया सुनता हूँ तो ये है कि आई थिंक यहाँ के लोग जो हैं उनकी जो स्पिरिट है वो इतनी अनडाइंग स्पिरिट है, इतनी लोगों में इतनी क्या कहते हैं सहन शक्ति भी है। और आई थिंक हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा से बहुत ही यूनिक रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉरी सर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, आप अपना फ़ोन निकाल चुके हैं तो मैं कुछ सवाल ढूंढ रहा था आपके लिए। अच्छा, नो आई जस्ट थिंक दैट इंडिया इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इतने अलग अलग कल्चर्स एक जगह में होना बहुत ही आई थिंक रेयर चीज़ है। और आई थिंक भारत की हिंदुस्तान की खूबसूरती मेरे लिए हमेशा इसी बात में रही है कि सारे कल्चर्स दे ब्लीड इन टू ईच अदर इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। और आई थिंक वो एक मिसाल है दुनिया के लिए कि जब सारी ताकतें साथ हो जाती हैं तो कितनी प्रोग्रेस हो सकती है और कितनी यूनिक आइडियाज़ आ सकते हैं उसमें से। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन एंड द मल्टीपल कल्चर्स। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सारे कल्चर्स को समझ पाऊँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक ही जगह में इतने सारे कल्चर्स होना अपने आप में इतनी रेयर चीज़ है कि आप हिंदुस्तानी होते हुए भी अपने देश में इतने अलग अलग अनुभव ले सकते हैं। आई ऑलवेज हैव ट्राइड टू ट्रैवल India as much as I can because it's like traveling many countries in one. So there are many Indias in one India. लेकिन हमारा जो भारत है आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल जगह है which we should preserve as the most diverse place in the world. Very well said कि हमारे भारत। अब माइक में होल्ड करता हूँ और भूलूंगा नहीं। एक चीज़ जो मुझे आपके बारे में लगती है, योर चॉइस ऑफ फिल्म्स अनकन्वेंशनल। मतलब जनरली हम देखते हैं कि जब कोई यंग एक्टर आता है तो वो पहले शुरू में 5-7 फिल्में थोड़ी कई बार कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, बट आपकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स लाइक होमबाउंड, आई वाज ब्लोन। मतलब मैंने कहा कि ये बंदा इस लेवल की फिल्म और इस लेवल की एक्टिंग कैसे कर सकता है। सो वो जो आइडिया आता है कि यार ये करना है, वो कैसे आता है? सबसे पहले तो मौका आता है सर। आई थिंक अगर नीरज खेवान जैसे निर्देशक मेरी ज़िंदगी में नहीं होते और हमारी फिल्मी दुनिया के इकोसिस्टम में अगर नहीं होते तो ऐसी फिल्म बनना ही नामुमकिन बात होती, क्योंकि जिस नियत के साथ और जिस समझदारी के साथ वो ऐसी कहानियों को इमोशंस के साथ पिरोते हैं, आई थिंक बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इतना फाइन बैलेंस लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहला श्रेय तो उनको ही जाता है कि ऐसी कहानी उन्होंने लिखी। मेरी हमेशा से खोज ये रही है कि मैं अपने आप को चैलेंज करूं और एक डिब्बे में ना बंद करूं एज एन आर्टिस्ट। और आई थिंक बतौर एक कलाकार मेरी कोशिश यही रही है कि मैं कैसे अलग अलग रूप में अपने आप को देख सकूं और कहानियाँ जो अलग अलग मुझे मेरे दिल को छू जाती हैं उनमें कैसे मैं ढल जाऊं। तो आई थिंक जितना चैलेंज ज़्यादा होता है उतना एक्साइटमेंट मेरा बढ़ जाता है। अक्सर आपने सुना होगा एक्टर्स काफ़ी इस बात से प्रेरित होते हैं कि जब उन्हें नहीं पता कि वो किसी भी किरदार को कैसे दर्शाएं या कैसे निभाएं तो एक हलचल शुरू हो जाती है। एंड आई थिंक दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट कि ये थोड़े मेरे बैंडविड्थ के शायद बाहर है। तो फिर वो जो एक जर्नी होती है वो बहुत एक्साइटिंग होती है और उसी से ग्रोथ होती है। सो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं सिर्फ एक डिब्बे में अपने आप को बंद करके ना देखूं, लेकिन एज एन एक्टर मैं सब करना चाहता हूं। मुझे मनोरंजन आधारित फिल्में भी करनी है, मुझे जो एंटरटेनिंग हो, वाइड जाएं, और मुझे ऐसी फिल्में भी करनी हैं जो शायद जिसे कहते हैं ज़ाइटगाइस्ट या कल्चर का हिस्सा ना भी हों, लेकिन वो दिल को छू जाएं। और जो कहानियाँ जैसे मैंने हाल ही में ये चीज़ पढ़ी थी कि एक आर्टिस्ट अपने दर्शकों को सिर्फ वो नहीं देता जो वो देखना चाहते हैं, बल्कि ये भी देता है जो उन्हें खुद नहीं पता जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो आई थिंक यही कोशिश है कि मैं सच्चाई से काम करता रहूं। वो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। तो यही कोशिश है कि उसको मैं लेकर चलता रहूं। ये लगता है होमबाउंड जैसी फिल्में जब कर लेते हैं, अपनी लकीर खुद बहुत लंबी खींच देते हैं, और उसके बाद जब फिर अगला प्रोजेक्ट साइन करते हैं या फिर अगली जब चीज़ दिमाग में आती है तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है, बॉक्स ऑफिस जो भी रहा हो। क्योंकि कई फिल्में जो हैं मुझे लगता है वो फिल्में होती हैं जो आपके साथ रह जाती हैं। मतलब हम जब 5 साल बाद ईशान खट्टर की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो हम ये बात नहीं करेंगे कि होमबाउंड ने कलेक्शन कितना किया था। हम
सीधे ये कहेंगे कि यार इस फिल्म ने जो है, ये फिल्म आपकी जो है याद रह गई। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर क्या प्रेशर बढ़ता है एक एक्टर के ऊपर, क्या होता है? बिकॉज यू आर वेरी यंग अभी, आई मीन जस्ट स्टार्टेड एक तरह से, मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या दिमाग में चलता है कि यार अब क्या साइन करूँ क्या नहीं करूँ? आई थिंक सबसे पहला मेरा जो रिश्ता है सिनेमा के साथ, फिल्मों के साथ, वो बतौर एक ऑडियंस के नज़रिए से है, एज दर्शक के नज़रिए से है। तो मुझे प्यार तो सिनेमा से एज एन ऑडियंस ही हुआ था, और मुझे लगता है कि ऑडियंस हमारी काफ़ी समझदार है। वो इतना भेदभाव नहीं करती है। अगर आपने अच्छा काम किया हो, बढ़िया काम किया हो, चाहे वो जैसा भी हो, वो उसे सिर्फ उसी सिंपल दृष्टिकोण से लेते हैं कि यार बढ़िया काम किया। तो ऑडियंसेस अलग होती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कल्चर को, समाज को ही भा जाएं, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी अलग अलग एक ऑडियंस होती है। जैसे कि आप अगर देखें एक्शन फिल्में हैं तो उसे अक्सर ओल्डर, अडल्ट, मेल डोमिनेंट ऑडियंसेस पसंद करती हैं। रोमांस होती हैं तो फैमिली फिल्म्स होती हैं, कॉमेडीज़ होती हैं तो फैमिली फिल्म्स होती हैं, ड्रामाज होते हैं तो अलग एक यंगस्टर्स लाइक टू गो वॉच इट, और ओल्डर पीपल। सो एवरी फिल्म हैज़ अ डिफरेंट ऑडियंस। तो मैं इस नज़रिए से कभी नहीं देखता कि अब मैंने होम बाउंड कर दिए तो ऐसी ही फिल्में करता रहूँ, क्योंकि मैं वापस अपने आप को उस डिब्बे में बंद कर दूँगा। तो यही कोशिश है कि मैं आई थिंक अपने जो मेरा जो एक रोस्टर है उसे मैं बढ़ाता रहूँ, उसकी वो जो बॉडी है उसे बढ़ाता रहूँ, अपने भी शायद उम्मीद से बढ़कर काम करता रहूँ, और यही मेरी खोज है, यही मेरी कोशिश है। हाँ, कुछ फिल्में होती हैं जिनकी ज़िंदगी लंबी ज़्यादा होती है, और कुछ फिल्में होती हैं जो बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो मैं दोनों ही करना चाहता हूँ। कोशिश यही है कि एक पैर इधर रख के एक पैर अपने ऐसी जगह पे, ऐसी नाव में रखूँ जो आई थिंक मेरे दिल के करीब रहे हमेशा। बट दैट द चैलेंज इज़ टू डू फिल्म्स दैट you don't always get attracted to as well in that sense. आप जानते हैं कि ऐसी फिल्म की ऑडियंस होगी, और आपको उस फिल्म में कोई ऐसी चीज़ें दिख भी जाएं जिससे आप कनेक्ट कर जाएं, एंड देन यू टेक दैट जर्नी, इट विल बी डिफरेंट बिकॉज यू आर डूइंग इट। क्योंकि बतौर एक एक्टर आपकी जर्नी, इंडिविजुअल जर्नी, आपकी खुद की पर्सनल जर्नी है, एंड एवरी फिल्म इज़ आई थिंक अ सम टोटल ऑफ ऑल द पीपल इन इट। तो अपनी आवाज़ तो हमेशा रहेगी, उसको मैं कभी दबोचना नहीं चाहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि फ़िल्मों के ज़रिए मैं अपने नज़रिए को बहुत बड़ा कर पाऊँ और एक्सपैंड कर पाऊँ अपनी ह्यूमैनिटी को। लास्टली अभी स्टेज पे हमने आपका डांस देखा लास्ट में, होम बाउंड के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वाला, और मेरे दिमाग में एक सवाल आया, शाहिद कपूर इज बेटर डांसर और ईशान खट्टर इज बेटर डांसर? आप तो गलत इंसान से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ उनको देखते देखते। मतलब वो जो आपने डांस किया या जो भी आप करते हैं, तो आपस में दोनों भाइयों में कभी होता है कि अच्छा है मैच? ये आपकी ज़र्रा नवाजी है, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, ऑलमोस्ट एक गुरु जैसे हैं मेरे लिए। तो मैं इस नज़रिए से तो कभी देख नहीं पाऊँगा। मुझे मेरी पहली फिल्म में भी यही सवाल पूछा था कि भाई और कंपटीशन एट होम, और मैं तो एकदम बौखला गया था, क्योंकि ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे लिए अगर मैं देखूं तो एज अ टीम आप सोचिए हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं। सो वी आर वन, और आगे जाके मैं उम्मीद करता हूं कि हम साथ में कमाल का काम करें और ऑडियंस को और भी सरप्राइज़ कर दें। साथ में नजर आओगे? क्यों नहीं, गॉड विलिंग, वो इंतजार रहेगा। एंड ही हैज किल्ड इट इन ओ रोमियो, मैंने उन्हें मैसेज भी किया था, तो आप भी बताइएगा, मतलब इट्स ही इज फिनोमिनल एज एन एक्टर, मतलब सबसे हटके हीरो हैं वो। एंड आई थिंक उनको खुद नहीं पता कि वो उनके अंदर क्या क्या भरा है, एंड इट्स अमेजिंग टू वॉच हिम डू व्हाट ही डज। अब वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि ही इज़ रियली अचीव्ड अ सर्टन मास्टरी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि अगला जो दौर होगा उसमें क्या क्या अलग किरदार फट के बाहर आएंगे हमारे लिए। सो आप भी सेम नक्शे कदम पे हैं, एंड कीप डूइंग गुड वर्क, एंड मतलब आपकी एक फिल्म जो होम बाउंड है वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। होता ना कुछ फिल्में आपके साथ रह जाती हैं, सो दिस इज वन सच फिल्म एंड इट वाज लवली इंटरेक्टिंग। थैंक यू सो मच।